अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक और आपके साथ मैं हूं मदिहा मसूद। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, जाली अकाउंट्स और मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक JIT की रिपोर्ट के बाद वज़ारत दाखिला ने काबीना की मंजूरी से 172 अफराद के नाम को एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल कर लिया है और इस बड़ी लिस्ट में आसिफ अली जरदारी और फरयाल तारपुर के अलावा वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नाम भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है। सिंध के महाज पर आसिफ अली जरदारी और बिलावल की बढ़कें और साथ ही साथ गवर्नर राज का शोर। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस सूरत हाल में सिंध की सियासत में क्या बड़ी तब्दीली आ सकती है, क्या तब्दीली मतवक्के है, इसी पर हम डिटेल में बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे जहेज खोरी बंद करो। ये टाइटल आजकल आप लोग सोशल मीडिया पर काफ़ी देख और पढ़ रहे होंगे। ज़ियाउल हक के दौर में जहेज एक्ट का आगाज़ हुआ था, लेकिन हमने देखा कि इस एक्ट पर कभी भी अमल दरामद नहीं हुआ। जब इस एक्ट को नाफिजुल अमल किया गया था, थोड़े ही वक्त बाद इसकी नाफरमानी भी देखने को मिली और इसे किसी तौर भी इस एक्ट पर फॉलो नहीं किया गया। जहेज का मसला अभी हल तलब है ही, लेकिन जदीद दौर में हम देखते हैं बहुत सी फजूल रसूमात भी इसके साथ जुड़ गई हैं। कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गया, हमारे माशरे की कुछ ऐसी सूरत हाल आजकल है। तो सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि आखिर इसका जिम्मेदार है? इलीट क्लास इसकी रिस्पॉन्सिबल है, वालिदैन इसके जिम्मेदार हैं, रियासत इसकी जिम्मेदार है, मुआशरा इसकी जिम्मेदार है? आखिर जिम्मेदार कौन है? इसका ताजुन भी आज के शो में हम करेंगे, कोशिश करेंगे। मेहमानों की जानिब बढ़ते हैं तो हमारे साथ मौजूद है इरशाद अहमद आरिफ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, डॉक्टर हसन अस्करी साहब भी हमारे साथ हैं और बैरिस्टर मसरूर शाह साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम आप चारों मेहमानों को और वेलकम टू द शो। सबसे पहले डॉक्टर हसन साहब आप बताइएगा, क्या तब्दीली आप देख रहे हैं सिंध की सियासत में? देखिए, सिंध की सियासत में JIT रिपोर्ट की वजह से हमें काफ़ी तलखी नज़र आ रही है। जिसमें पीपल्स पार्टी की लीडरशिप जो है वो एक सियासी बयानात का सिलसिला जारी किए हुए है। उन बयानात को आप सियासी तो कह सकते हैं, लेकिन वो उन बयानात से उन सवालात के जवाब नहीं मिलते जो कि JIT रिपोर्ट के अंदर बातें उठाई गई हैं। और जब मामला कोर्ट में जाएगा तो वहाँ सियासी बातों से बात नहीं बनेगी, बल्कि उसके लिए ज़रूरी होगा कि वो इस बात का एविडेंस प्रोड्यूस करें कि JIT रिपोर्ट में जो इल्ज़ामात लगाए हुए हैं वो इल्ज़ामात किस हद तक गलत है। अगर तो वो लीगल अप्रोच अडॉप्ट करते हैं तब तो उनकी मुश्किलात आसान हो सकती हैं, लेकिन सियासी तकारीर जो है वो कोर्ट में नहीं हो सकेंगी। और दूसरी तरफ जो है उनकी कोशिश ये है कि बजाय अपने पे जो चार्जेस है उनको जवाब देने की बजाय दूसरी तरफ जो है सियासी हमला किया जाए, ताकि ये पूरा का पूरा मामला एक सियासी तनाज़ा, सिंध का और फेडरल हुकूमत का तनाज़ा, पीपल पार्टी का और PTI का तनाज़ा जो है वो बन जाए और जो असल हकीकत है वो इस बहस के अंदर छुप जाए और पीपल पार्टी अपने आप को एक मजलूम जमात के तौर पर। हारिस नवाज साहब, आपका क्या टेक है? आपको क्या तब्दीली नजर आ रही है? 172 नाम जो है वो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में आ गए हैं और गालिबन उन्हीं के नाम लिस्ट में आते हैं जो उनका डर हो के वो मुल्क से बाहर भाग जाएंगे। तो आपको क्या लगता है, क्या तब्दीली आएगी इसके बाद? देखें, एक तो बेसिकली JIT ने बहुत काम किया है, 170 नेम जो है बहुत डिटेल में उन्होंने रिपोर्ट दी है। एक तो ये, साथ ही साथ अब मेरे ख्याल में जिन पे भी इल्ज़ाम है उनको चाहिए कि दे शुड गो, अपना सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने टाइम दिया 31 दिसंबर को, अपनी डिटेल ऑब्जर्वेशन दें, इनके खिलाफ क्या आपके पास अपना इसका जवाब है वो दें, ताकि आपको पता चले कि किस हद तक रिपोर्ट ठीक है या उसमें कोई कमी बेशी है, ताकि सुप्रीम कोर्ट इसको चेक करे, बाद में कोई इसके ऊपर स्पेसिफिक ऑर्डर्स भी दिए जा सके। साथ ही साथ पीपल्स पार्टी सिंध में अपनी शो ऑफ स्ट्रेंथ कर रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू मोबिलाइज द पीपल ऑफ सिंध। उनको बताना चाह रहे हैं कि शायद वो पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, जिसको शो करके वो अब जलसे कर रहे हैं। आपके सामने पहले उन्होंने लड़काना में 27 दिसंबर को किया, फिर एक सक्खर में भी किया, आज कश्मीर में किया है। बेसिक बात यही थी टू कन्वे दैट थिंग माइट गो रॉन्ग इन सिंध, जिसकी वजह से शायद जो हमारी इस्लामाबाद में फेडरल गवर्नमेंट है वो इसके ऊपर शायद लीनियंट एक्शन ले सके। वो जाहिर है कि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, बट ओवरऑल they have to go and submit the proper report in Sindh on 31 December to show their innocence. That is more important. जलसे show of strength is a different thing. वहाँ पर जो बात होगी मैटर वो करती, क्योंकि उसके बाद सुप्रीम कोर्ट फैसला करेंगे कि ये इसको उन्होंने नैब में केसेस को देना है
या क्या करना है, ये इट विल डिपेंड ऑन द सबमिशन। फर्दर इन्वेस्टिगेशन आपका कहना है कि सिंध की सियासत कहाँ के क्या रुख अपनाएगी, इसका तर्जुन करेगी। ठीक है, आप बताइएगा इरशाद आरिफ साहब, आपको क्या लगता है किस जानिब जाएगी सिंध की सियासत? देखिए, ये जो आम तासुर बनाया जा रहा है, ये नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जब केस चलना शुरू हुआ तो उस वक्त भी ये तासुर बनाया गया कि जी भूचाल आ जाएगा और मुल्क में सारा निज़ाम जो है वो तलपट हो जाएगा और मालूम नहीं मुल्क को क्या ख़तरात होंगे। देखें, अगर तो वाक़यातन कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही हो, अगर तो वाक़यातन कोई एक फ़र्द, कोई एक गिरोह, कोई एक इदारा दूसरे को इंतकाम का निशाना बना रहा हो, तो लाज़िमन उससे सूरत हाल ख़राब होती है। या कम अज़ कम वो गिरोह जो जिस पर इल्ज़ाम है या जिसको निशाना बनाया जा रहा है, वो ये साबित करने में अवाम के सामने कामयाब हो कि जनाब मुझे विक्टिमाइज़ किया जा रहा है। लेकिन जहाँ करप्शन के इल्ज़ामात हों, जहाँ लूट मार के इल्ज़ामात हों, जहाँ मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात हों, जहाँ ये पता हो अवाम को बता दिया जाए कि जनाब उनकी बच्चों का मुस्तकबिल तारीक करके अपने अगली नस्लों को संवारने की कोशिश हुई है, तो वहाँ कभी भी निज़ाम में उथल पुथल नहीं होती और कभी भी लोग जो हैं, लोग ठीक है सादा लौ हैं हमारे जहालत की वजह से, पसमानदगी की वजह से, लालच और हिस्स की वजह से, लेकिन इतने बेवकूफ़ नहीं हैं कि वो ये समझ ही ना सकें कि जी हमें ढाल बनाया जा रहा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई सियासी निज़ाम पर इसके मनफी असरात मुरतब होंगे, बल्कि निज़ाम पर इसके मस्बत असरात मुरतब होंगे कि पहली दफ़ा लोगों को यकीन हो रहा है कि एक रियासत है जहाँ हमारे हकूक़ और हमारे मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन है और हमारे वसाइल को महफूज किया जा रहा है। मसरूर शाह साहब, आप बताएगा, आपको क्या लगता है इस तमाम सिचुएशन के बाद सिंध की सियासत पर कोई असर पड़ेगा? देखिए, सिंध की सियासत से ज़्यादा तो मुझे कौमी सियासत पे इसका असर नज़र आ रहा है, क्योंकि अब तक होता ये था कि जब एहतसाब की छुरी PMLN के ऊपर थी, नवाज शरीफ ज़ेर अताब थे, तो जरदारी साहब उनके साथ खड़ा होना दिखाना भी नहीं चाहते थे कि मैं नज़र भी ना हूँ कि मैं उनके साथ खड़ा हूँ। और इसकी मिसाल आप देखें कि जब ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई थी इलेक्शन के बाद, तो पीपल पार्टी की बड़ी लीडर जो थी वो मंजर से गायब थी। नेचुरली जब भी वो कोई बयान देते थे उनको FIA का नोटिस आ जाता था। और अब जो है जरदारी साहब जो है वो ज़ेर अताब आए हैं, उनकी गिरफ्तारी इमिनेंट नज़र आ रही है, तो अब शायद वो ये बातें कर रहे हैं कि हमें अपोजिशन को साथ होना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल में इट्स टू लेट नाउ, क्योंकि अब शायद नवाज शरीफ इस पोजीशन में ना हो कि वो ओपनली गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ को बड़ी तहरीक चलाएं, क्योंकि जो उनके साथ होना था वो हो चुका है। शहबाज शरीफ लीडर अपोजिशन बन चुके हैं, अब उनके स्टेक ज़्यादा हैं इधर बनस्बत के आसिफ अली जरदारी के। लेकिन हाँ, ECL पे जो एक आपने अभी जिक्र किया कि ब्लैंकेट ऑर्डर के ज़रिए 170 से ज़्यादा लोगों के नाम आए हैं, ये मुझे एक इसका ऑनस्लॉट लगेगा, क्योंकि ये जो ECL का नाम वफाकी हुकूमत डालती है एग्जिट फ्राम पाकिस्तान कंट्रोल ऑर्डिनेंस 1981 की सेक्शन 3 के तहत, लेकिन इसमें हर केस को स्पेसिफिकली देखना पड़ता है और इस पे बारहा जजमेंट्स आ चुकी हैं। अयान अली केस में सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया, परवेज मुशर्रफ केस में होल्ड किया कि सिर्फ किसी का क्रिमिनल केस में ठीक है। मसरूर शाह साहब, आपका भी टेक आ गया। हारिस नवाज साहब, आपको बियॉन्ड कुछ ग्राउंड होने चाहिए। इस बात को भी बताइएगा कि ये जो इतलात और खबरें गर्म हो रही हैं कि सिंध में गवर्नर राज अभी नाफिज किया जा सकता है। देखिए, मैं आई पर्सनली के गवर्नर राज आई डोंट एक्सपेक्ट कि यहाँ पर लगेगा। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि अगर बहुत सख्त एक्शन होता है पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत के ऊपर और 31 दिसंबर के बाद सुप्रीम कोर्ट उनकी रिप्लाई को एनालाइज करने के बाद डिसाइड करते हैं कि दे आर इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग और ये जो जाली बैंक अकाउंट से, देन अगर खुदा न खास्ता उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, तो फिर उस सूरत में ये पॉसिबल हो सकता है कि विद इन पीपल्स पार्टी कोई एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाए और वो PTI को सपोर्ट करे और फिर सिंध में हुकूमत तब्दील हो जाए, एंड दैट विल मोर डेमोक्रेटिक वे ऑल्सो, जिसमें अगर PTI की गवर्नमेंट बन जाती है और बाकी तमाम MQM, GDA, PTPA, पीपल्स पार्टी का फॉरवर्ड ब्लॉक, ये सारे मिलकर अगर सिंध में एक नई हुकूमत बना लेते हैं तो उससे सिंध की क़यादत जो पूरी सियासी तब्दीली काफ़ी हो जाएगी और फिर वो आगे ज़ाहिर है कि फेडरल गवर्नमेंट के मिल के इन कोलैबोरेशन और इफेक्टिव तरीके से सिंध में काम करेंगे और इसके दूसरे नताइज हो सकते हैं। ये उस सूरत में पॉसिबल होगा कि अगर सिंध की मेन जो क़यादत है उनको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत अगर वो अरेस्ट होते हैं, ECL पे पहले ही उनके नाम है, तो उससे फॉरवर्ड ब्लॉक बनने के बहुत चांसेस हैं जो मिल के एक नई हुकूमत में तब्दीली ला सकते हैं।
देखिए, मेरा ख्याल ये है कि ये गवर्नर राज वाला तो मैं भी नहीं समझता कि इस वक्त ज़रूरत महसूस होगी। हाँ, अगर मुराद अली शाह साहब और सिंध गवर्नमेंट ज़रदारी साहब को का दिफा करने के लिए हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल करती है, सरकारी वसाइल इस्तेमाल करती है, एहतसाब के अमल में रुकावटें डालती है, तो फिर तो किसी चीज़ को भी आप खारिज अज़ इम्कान करार नहीं दे सकते। लेकिन बज़ाहिर ये लगता है कि चूँकि मुराद अली शाह साहब ख़ुद इन्वॉल्व हैं और ये हुकूमत वफाकी हुकूमत नहीं चाहेगी कि वो किसी किस्म का कोई एहतजाज हो, इस तरह का एहतजाज हो जैसे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा हो देहातों में, जो कि कोशिश करेगी पीपल्स पार्टी। मैं ब्रिगेडियर हारिस नवाज़ साहब से इस हद तक इत्तेफाक करता हूँ कि इन हाउस तब्दीली मुमकिन है, लेकिन चूँकि मैंडेट पीपल्स पार्टी को मिला है सिंध का, तो मेरा ख़्याल है अगर मेरी बल्कि इत्तला ये है कि इन हाउस तब्दीली होगी, लेकिन वो हुकूमत जो बनेगी वो भी शायद पीपल्स पार्टी की होगी। पीपल्स पार्टी के जो ऐसे अरकान जो समझते हैं कि हमें ढाल नहीं बनना चाहिए आसिफ ज़रदारी की। डॉक्टर साहब, आप क्या ऐड करना चाहेंगे? कंसेंटी लीडरशिप ऊपर की टेक ओवर करे, देखिए शायद बात ये ये ज़्यादा है, मुनासिब। बात देखिए जी देखिए गवर्नर राज सिंध में लगाने का मतलब ये है कि आप एक नई कंट्रोवर्सी शुरू कर देंगे, लिहाजा इस स्टेज पे गवर्नर राज की तरफ नहीं जाना चाहिए। सिंध के अंदर सिंध की हुकूमत मौजूद है और इसमें जो भी तब्दीली हो वो पार्लियामेंट वहाँ की असेंबली के जरिए होनी चाहिए, और उसमें एक ऑप्शन तो ये है कि पीपल पार्टी खुद अपनी लीडरशिप तब्दील कर सकती है अगर वो महसूस करे कि मुराद अली शाह साहब के लिए मसले बन रहे हैं, और वो अब विदन दी पार्टी इसमें तब्दीली रूनुमा हो सकती है, चाहे सनम भुट्टो लीडर हो या ना हो, वो इतना कॉन्सिक्वेंशियल नहीं होगा सिंध की पॉलिटिक्स के लिए। हाँ, ये फैसला लीडरशिप का कि अपनी लीडरशिप को बदलना है, ये बड़ा कॉन्सिक्वेंशियल इशू है। दूसरा फिर यही है कि अगर दूसरी पार्टियां मिलके इकट्ठे होके नंबर गेम में आगे निकले तब गवर्नमेंट चेंज हो सकता है। मेरा अपना ख्याल ये है कि विदन पीपीपी तब्दीली के इम्कानात को रद्द नहीं करना चाहिए और गवर्नर राज से परहेज करना चाहिए। इरशाद साहब, जब भी किसी पर एलिगेशंस लगती हैं तो हमने देखा है कि हुकूमत से ये एक दो मिसालें सामने आई कि किसी वजीर पर एलिगेशन लगी, वो स्टेप बैक कर गया, उसने कहा ठीक है खुल के इन्वेस्टिगेशन करें। हमें किसी और पार्टी से तो ऐसी मिसाल नहीं दिखाई देती। देखिए, वैसे तो अगर ये इस तरह के इल्ज़ामात किसी सियासतदान पर जापान में लगे होते तो वो अब तक खुदकुशी कर चुका होता है। इससे कम इल्ज़ामात पर वहाँ के सियासतदान और हुक्मरान वज़ीर ख़ुदकुशी करते हैं। यूरोप और अमेरिका में अगर लगे होते तो वो कम अज़ कम सियासत छोड़ के गोशा नशीनी इख्तियार कर चुका होता, गोशा गुमनामी में चला जाता है। लेकिन ये पाकिस्तान है, यहाँ ढिठाई और बेशर्मी का अजीब व गरीब कल्चर हमने पैदा किया है कि वो लोग जिनके ख़िलाफ़ फ़ैसले आ चुके हैं अदालतों के, जिनके ख़िलाफ़ JIT ने बाकायदा सबूत पेश कर दिए अदालतों के सामने, वो ढिठाई के साथ वो कभी कहते हैं ये 18वीं तरमीम का इशू है, कभी कहते हैं सूबाई खुद मुख्तारी का इशू है, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। तो ये जो बाबर रहमान साहब ने इस्तीफ़ा दिया ये अच्छी मिसाल थी, लेकिन अपोजिशन से आप ये तवक्को ना करें इन दो पार्टियों से जो इस जो करप्शन के मूजिद भी हैं, मेमार भी हैं, और जिन्होंने बहुत आगे बढ़ा दिया, एक आर्ट और फ़न बना दिया उसको। जो बात हो रही है सनम भुट्टो की, मेरा ख्याल है कि सनम भुट्टो के आने के बाद ज़रदारी साहब, अव्वल तो सनम भुट्टो साहब जो हैं वो सियासी खातून नहीं हैं, वो सियासत में कभी रही नहीं है, ना ही उनका कोई दिलचस्पी है। दूसरा ये है कि वो अगर आईं तो फिर भुट्टो पीपल्स पार्टी से ज़रदारी की सियासत ख़त्म होगी, क्योंकि वो कोशिश करेंगी, जो मेरी इत्तला है कि वो मुर्तज़ा भुट्टो की बेटी और बेटे को भी लाएंगी और बिलावल के उनकी सुलह कराएंगी, और फिर इसका मतलब ये होगा कि फरियाद तारपुर और आसिफ ज़रदारी की सियासत ख़त्म है। अगर ये पीपल्स पार्टी फैसला करती है तो मेरा ख्याल है फिर तो किसी को एतराज़ नहीं होगा, कि सनम भुट्टो पर तो कोई एतराज़ नहीं है किसी। ठीक है, ठीक है जी। हारिस साहब, आप कुछ ऐड करना चाहें? जी, इसमें देखें सबसे बड़ी इस वक्त अगर आई एम एट द प्लेस ऑफ पीपल्स पार्टी, अगर पीपल्स पार्टी के बात करें तो इस वक्त सबसे बेहतर ऑप्शन उनके पास ये है कि इमीडिएटली वो लीडर ऑफ द हाउस को चेंज कर लें और नया एक सिंध का चीफ मिनिस्टर लें पीपल्स पार्टी। उससे फ़ायदा ये होगा कि जो अभी सियासी तब्दीली PTI करना चाह रही है, जैसे उन्होंने अमीर भुट्टो को और उसके बाद फवाद चौधरी को सिंध की सियासत के लिए नॉमिनेट किया, भेजने की कोशिश करें, सारी चीज़ें बैकफुट पे चली जाएंगी और पीपल्स पार्टी विल कंटिन्यू रनिंग द शो टिल द टाइम इनके खिलाफ और ज़्यादा कार्रवाई नहीं होती है। ठीक है।
मसूद शाह साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी, ये भी वज़रा की इस्तीफ़े के ऊपर बात हो रही थी कि बाबर अवान ने बड़ा कमाल किया, तारीख रकम कर दी। भाई उसको तो आपको वज़ीर ही नहीं लेना चाहिए था। ही वॉज अंडर इन्वेस्टिगेशन। नंदीपुर केस में वो मुल्जिम था, शामिल तफ्तीश था, आपने लिया क्यों ऐसा बंदा? उसके बाद अब रेफरेंस था तो खुद इसके बाद तो बातें होनी थी। जब बाकी अपोजिशन की लोड यही, अगर बाबर अवान पीटीआई में ना होता, ये अभी पीपल पार्टी में होता, तो ही वुड हैव बीन बिहाइंड द बार्स, गिरफ्तार हुआ होता। फिर बाकी मालूम जबा केस में आप देखें, अंडर इन्वेस्टिगेशन लोग हैं, वो कोई गिरफ्तार नहीं हुए, कोई इस्तीफा नहीं दिया, नाम उनका आया है। फिर आजम स्वाति का केस, उसमें तो सीधा सीधा वजीर आजम इमरान खान ने मिस यूज ऑफ अथॉरिटी की है। अपने एक वजीर की अना को, तशनगी को फुलफिल करने के लिए गरीब आदमी का उसने गिरफ्तारी नहीं की, आईजी तब्दील कर दिया। तो आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये दोनों तरफ यही लोग हैं। अगर यही पीपल पार्टी के लोग यकीन माने पार्टी बदल के लोटा बन जाए, आज पीटीआई में आ जाए, इनके खिलाफ कोई चीज, ये आपको फरिश्ते लगेंगे। यही लोग उधर हैं तो आपको बुरे लग रहे हैं। तो ये कल्चर हमारा अक्रॉस द बोर्ड है। आप बताएं, पंजाब में सबसे बड़ा डाकू किसको कहा गया था? आयरनी है, कल जीआईटी रिपोर्ट आई है जरदारी की, और आपका पंजाब का सबसे बड़ा डाकू आपके साथ बैठा हुआ है। ठीक है, इसी पॉइंट मसूद साहब, बात ये है कि पीपल्स पार्टी के दौर में और नून लीग के दौर में कोई एक मिसाल आप दिखा सकते हैं? 30-30 साल वो इक़्तिदार में रहे हैं कि उन्होंने कभी किसी वजीर से इस्तीफ़ा लिया हो या किसी वजीर ने खुद गैरत का मुजाहरा करके इस्तीफ़ा दिया हो? बिल्कुल एक वाकया हुआ है, उसको हमने जिक्र किया है कि ऐसा हुआ। नहीं, आपका हज का मिनिस्टर, आपका उस टाइम रिलीजियस अफेयर्स मिनिस्टर मसरूर शाह साहब किसने इस्तीफा दिया था? उसको पकड़ के एफआईआर में कोई किसी ने नहीं रिजाइन मांगा था, वो पकड़ के अंदर कर दिया था। जाहिद हामिद ने इस्तीफा, नहीं, जाहिद हामिद की मिसाल तो ना देना। जाहिद आपने करनी है तो वज़ीर आज़म के ऊपर भी इंक्वायरी चल रही है, वज़ीर आज़म रिजाइन क्यों नहीं कर देता? अगर आपने अच्छी रिवायत कायम करनी है तो फिर तो डायरेक्ट शुरू करें। आप नहीं करें, हम तो कह रहे हैं, लेकिन जो हुआ है उसको तो ना झुटलाए ना। आपकी हकीकत ये है कि पीपल्स पार्टी के दौर में, नून लीग के दौर में किसी शख्स से कभी इस्तीफ़ा नहीं लिया गया, खा वो कातिल हो, खा वो मुजरिम हो, खा वो लुटेरा हो। यानी 11 यहाँ 14 कत्ल हो गए, किसी ने इस्तीफा नहीं दिया, बड़ी ढिलाई के साथ बैठे रहे। खुद को एहतसाब के लिए पेश करना क्या ऑपोजिशन से इसी पर हम डिटेल में बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। अब पीटीआई के रहनुमा खुर्रम शेर जमान ने यह दावा किया था कि अवाम तैयारी कर ले, अब पीटीआई सिंध में भी हुकूमत बनाने जा रही है। और साथ ही साथ हमने जैसा कि जिक्र किया था आगाज में कि मुराद अली शाह का नाम भी ईसीएल में शामिल है, जिसकी वजह से गवर्नर राज की भी बातें हो रही हैं। और ये भी बातें हो रही हैं कि पीटीआई अब वाकई इस पोजीशन में हमें दिखाई दे रही है फ्यूचर में कि सिंध को टेक ओवर कर लेगी। तो हारिस नवाज साहब, आप क्या कहेंगे? जो अब पीटीआई का ताज़ा दावा है कि वो सिंध में भी हुकूमत बनाने जा रही है, आपको क्या लगता है कितने टाइम फ्रेम में ये हो सकता है? देखिए, पहले तो मैं आई पर्सनली फील कि ये पीटीआई को ऐसी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। दे शुड पॉलिटिकली मोर मैच्योर। वट एवर यू वांट टू डू, कीप वर्किंग हार्ड, हैव योर मीटिंग्स। आपने जिसको भी फॉरवर्ड ब्लॉक बनाना है, वट एवर यू वांट टू डू आप करें। पीछे अपनी कॉर्नर मीटिंग करें, ड्राइंग रूम सेटिंग्स करें, कंप्लीट करें, एंड व्हेन यू आर इन अ पोजीशन टू डू समथिंग देन टॉक इट आउट। आप जब बात करते हैं तो इससे ये प्रोसीजर नज़र आता है कि ये गलत है, इसलिए कि अगर एक सूबे में एक मैंडेट मिला हुआ है तो आप इसको ओपनली आप इस तरीके से नहीं आपको चेंज करना चाहिए, अनलेस दे फेल टू चेंज द लीडर ऑफ द हाउस। और कराची में लॉ एंड ऑर्डर पोजीशन ख़राब हो रही है, सिंध के हालात ठीक हो नहीं हो रहे हैं, देन डेफिनेटली यू हैव अ राइट टू चेंज द गवर्नमेंट पोलिटिकल मीन से विद इन द हाउस चेंज करने के लिए। लेकिन स्टेटमेंट इमीडिएटली दे देनी, ऐसी बातें करना फॉर द फेडरल गवर्नमेंट के लिए ये सूटेबल नहीं है। येस, अगर वो अपना लीडर हाउस नहीं चेंज करते और बाद में प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, यू हैव ऑल द राइट टू मैनिपुलेट, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाएं, अपने वोट की स्ट्रेंथ को ठीक करें,
and then go for the change. डॉक्टर सस्ताना, आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ पॉलिटिकल टैक्टिक्स हैं? एक स्टेटमेंट आई, फिर उसके जवाब में भी एक स्टेटमेंट आई, क्योंकि प्रॉपर एक चैनल है, कोर्ट के थ्रू भी इस बात को देखा जा सकता है, एडवोकेट किया जा सकता है, वहां का रास्ता क्यों कोई इख्तियार नहीं करता? देखिए, ये तो हमारी सियासत का एक तरीकाकार है कि आप बड़े बड़े बयान देते हैं, दूसरे जो आपके मुखालिफ हैं उन पे एक तरह का सियासी दबाव क्रिएट करते हैं। तो ये भी एक सियासी दावा है जो पीटीआई ने किया है कि उनकी हुकूमत सिंध में बनने वाली है। फ़िलहाल तो कोई ऐसे हमें आसार नज़र नहीं आते इस स्टेज के ऊपर कि सिंध में हुकूमत जो है वो तब्दील होकर पीटीआई के पास चली जाएगी। अभी पीपल पार्टी का होल्ड जो है वो अपने मेंबरान पे काफ़ी मौजूद है। वैसे भी पीटीआई ने अगर वहाँ हुकूमत बनानी है उसको तो बहुत एफर्ट करनी पड़ेगी। उनका नंबर गेम बनाने के लिए उनको तमाम के तमाम ग्रुप्स को अलहदा करना पड़ेगा, कोई डिफेक्शन पीपल पार्टी में करनी पड़ेगी। ये कोई इतना आसान काम नहीं है, लेकिन यह है कि बयानबाजी से हमारे यहाँ कौन किसको रोकता है, और इस किस्म के दावे हैं जो कि फ़िलहाल हकीकत हमें नज़र नहीं आते। आज से 6 महीने के बाद क्या होगा, जाहिर है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इतनी गैर यकीनी है कि आप लंबी प्रिडिक्शन जो है 3-4 महीने से ज़्यादा कर नहीं सकते। लिहाजा हमें नहीं मालूम 6 महीने के बाद क्या होगा, लेकिन फ़िलहाल ये सिर्फ एक सियासी स्टेटमेंट है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इरशाद साहब, मौजूदा हुकूमत से शिकायत ही सबको यही है कि वो ज़रा बयानबाजी बहुत करते हैं, और अब इस सिचुएशन में जैसा कि बाकी मेहमान भी कह रहे हैं कि क्या ज़रूरत पड़ी थी कि इस किस्म की स्टेटमेंट देने की? नहीं, अगर ये बयानबाजी ना करें तो फिर कैसे पता चलेगा इनका तारीख इंसाफ से ताल्लुक़ है, ये इमरान खान के साथी हैं, ये तो इनका तुर्रे इम्तियाज़ है, यही तो इनकी जो स्पेशलाइजेशन है। तो इसको तो आप ना वो करें। आप तवक्को करते हैं जनाब शाहिद आफरीदी से कि वो मिसबाह हक की तरह या इंज़ाम हक की तरह खेले, तो ये मुमकिन नहीं है। ये इन्होंने करना ही है। देखें, आइडियल सूरत हाल यही है, और हालात का तकाजा भी ये है कि तहरीक इंसाफ और वफाकी हुकूमत कोई गैर अखलाकी बात ना करे, कोई ऐसी चीज़ ना करे जो सियासत में एक नए बहरान को जन्म दे, और जो एक मसालियत पसंदी का तासुर बन रहा है उसको फिर धचका लगे और हम फिर वही 90s की या 70s की सियासत में चले जाएं जिसमें इस तरह के गैर अखलाकी गैर सियासी हरबे इख्तियार किए जाते थे। आइडियल सूरत हाल यही है और यही रहनी चाहिए। दूसरी एक अमली सूरत हाल ये है जो बहरहाल मद्देनज़र रखनी चाहिए कि अगर मुराद अली शाह साहब या पीपल्स पार्टी की अक्सरियत डट जाती है कि जी हमने अपनी क़यादत भी चेंज नहीं करनी, हमने करप्ट अनासर का मुहासबे के रास्ते में रुकावटें भी डालनी हैं, हमने जो सिंध की मशीनरी है सरकारी और वसाइल हैं वो भी इस्तेमाल करने हैं, तो फिर भी खामोश तमाशाई वफाकी हुकूमत नहीं बन सकती, ना उसको बनना चाहिए। एहतसाब का अमल जो इस वक्त चल रहा है, मैं समझता हूँ कि ये फितरी रफ्तार से आगे बढ़ना चाहिए ताकि ये मुआशरा, ये मुल्क, ये रियासत जो है माफियात से पाक हो, यहाँ जराइम की हौसला शिकनी हो, जुर्म और सियासत के दरमियान जो गठजोड़ हुआ है, मिलाप हुआ है, जिसकी वजह से आम आदमी तबाह हो गया है, सारे कौमी वसाइल जो है ये लुटेरे खा गए हैं, उसका कला कमा हो। तो ये एक तरफ मिसालियत पसंदी है, एक तरफ अमलियत है, तो दरमियानी रास्ता यही है कि विद इन हाउस चेंज लाई जाए। हुकूमत का हक बहरहाल मैंडेट जिस पार्टी को मिला है उसको दिया जाए, उसका वो 20 का ग्रुप हो, 30 का ग्रुप हो, उसी में से अगर वो फॉरवर्ड ब्लॉक भी हो तो फिर भी पीपल्स तमाम जमातों को, जीडीए को, तहरीक इंसाफ को, एमक्यूएम को उसका साथ देना चाहिए, हुकूमत उनकी बनवानी चाहिए ताकि सिंध के एहसास महरूमी को पीपल्स पार्टी की मौजूदा क़यादत जो है कैश ना करा सके। मेरा ख्याल है इससे अमली तकाज़े भी आपके पूरे हो जाएंगे और वो जो बदनामी भी नहीं आएगी कि जी एक छोटी पार्टी ने 20-25 सीटों वाली पार्टी ने वहाँ अपनी हुकूमत बना ली। जी मसूद शाह साहब, आप क्या ऐड करना चाहेंगे? देखिए, बात यह है कि ये जो बयानबाजी हो रही है, अब ये इससे पहले भी नुकसान उठा चुके हैं। मिसाल के तौर पर नैब एक अपने तौर पर बड़ा अच्छा काम कर रहा है, एहतसाब कर रहा है बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स का, जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे। मतलब नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, ये लोग बिल्कुल समझे जाते थे जैसे ये होली काउज है। लेकिन जब इनका ऊपर नैब इंक्वायरी करती है, इनको गिरफ्तार करती है, और अपेरेंटली एक इंडिपेंडेंट कदम है, लेकिन जब हुकूमती वज़रा आके बयानबाजी देते हैं, इसका पॉलिटिकल माइलेज लेते हैं,
टीवी पे आके बगले बजाते हैं, तो नैब को एक अच्छा कदम भी जो है वो कंट्रोवर्शियल हो जाता है और अपोजिशन को फिर बिल्कुल सही मौका मिल जाता है इस चीज को कंट्रोवर्शियल बनाने के लिए। अननेसेसरी, मतलब जिस दिन नवाज शरीफ को सजा हो रही है एहतसाब अदालत से, इमरान खान साहब को क्या जरूरत थी फवाद चौधरी और शहजाद अकबर को बुला के बताने की, यकीन दिलाने की कि हम एहतसाब के अमल को स्लो नहीं करने देंगे? आप भाई क्यों उस चीज को और पॉलिटिकल बना रहे हो? और अगर जो ये बयानात हैं कि चूंकि मुराद अली शाह साहब का नाम GIT में आ चुका है इसलिए उसको रिजाइन कर देना चाहिए, तो फिर तो महमूद खान का नाम भी मालूम जबा केस में आ रहा है, फिर तो परवेज खटक का नाम भी मालूम जबा केस में आया है, आतिफ खान जो उनके सीनियर वजीर है जिसके कजन को ठेका मिला है उसका नाम भी इसमें आ रहा है। तो अगर ये आपका क्राइटेरिया है तो फिर तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को पहले रिजाइन कर देना चाहिए। तो बात बिल्कुल ठीक है कि किसी का इंक्वायरी में ना GIT की ज्यादा से ज्यादा हैसियत जो है वो एक इन्वेस्टिगेशन अफसर का ओपिनियन है, वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, शवाहिद बहुत सख्त है, बहुत बड़ा पुलिस सुरात अबूर करना पड़ेगा आसिफ जरदारी को इसको डिफेंस देने के लिए, बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन इस वक्त इल्ज़ाम है, वो अदालत जाने और वो जाने। लेकिन हुकूमती वज़रा जब इस चीज़ में कूद पड़ के और इसको पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश करते हैं तो एक सही कदम जो एक लॉ का एक कोर्स चल रहा है क्रिमिनल जस्टिस का, उसको भी वो पोल्यूट कर देते हैं और एक कंटेमिनेट कर देते हैं। मुझे थोड़ा सा मौका दीजिए। देखिए बात यह है कि नैब हो, अदलिया हो, फ़ौज हो, कोई रियासती इदारा जो है जब उस पर अपोजिशन हमला आवर होती है एक जत्था बनाकर और इल्ज़ाम तराशी जो घटिया से घटिया इल्ज़ाम लगाया जाता है, खा वो चेयरमैन नैब हो, खा वो कोई तफ्तीशी अफसर हो, तो उसके बाद उसका दिफा कौन करे? मीडिया उनके पीछे पड़ जाए, मुल्ज़िम उसके पीछे पड़ जाएँ, अपोजिशन इकट्ठी हो के उसके पीछे पड़ जाए, तो क्या हुकूमत का, हुकूमती वज़रा का फ़र्ज़ नहीं है कि उनका दिफा करें? वो कहाँ जवाब दें? एक दफ़ा चेयरमैन नैब बोला, एक दफ़ा DG नैब आया TV पर, हम सब ने कि जी इनको क्या हक़ हासिल है? भाई उनको हक़ हासिल नहीं है, मुल्ज़िमों को, मुजरमों को हक़ हासिल है कि वो जो इल्ज़ाम तराशी करते फिरें, जो अपनी सफाइयाँ देते फिरें, वो पार्लियामेंट में वो सफाइयाँ दे रहे हैं, मीडिया में वो सफाइयाँ दे रहे हैं, पार्लियामेंट में वो इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं, मीडिया में वो इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं। तो क्या हुकूमती वज़रा का ये फ़र्ज़ नहीं बनता? ये नहीं है कि ये जो है एक उन पर कदगन लगी हुई है कि जी वो बोल ही नहीं सकते, क्या उनका फ़र्ज़ नहीं है कि वो अपने इदारों का दिफा करें? तो इस नुक्ता नज़र से भी हमें ज़रा सोचना चाहिए कि उनका दिफा कौन करेगा। एक तो एक नैब या सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक सियासी जमात नहीं है कि इधर से अगर नून ने बमबारी की तो पीपल पार्टी उसी तरह की बमबारी वापस भी करेगी। अदलिया को अपने फैसलों के जरिए अपना जवाब देना है, नैब ने अपनी फेयर इन्वेस्टिगेशन के जरिए अपना जवाब देना है, और जहाँ ज़रूरी वजाहतें होती है वो दे भी देते हैं। लेकिन ये हुकूमत अगर जो करती है वो नैब का दिफा तो नहीं कर रही। वो तो कल उनसे पूछा गया फवाद चौधरी से कि भाई हुकूमत के जो वज़रा हैं उनके ऊपर केस, वो हंस पड़े, कहते हैं हुकूमत के खिलाफ तो कोई केस ही नहीं है, कोई ऐसी 2 नंबर केस बने हुए हैं। ये दिफा है हुकूमत का? तो वो दिफा नहीं कर रहे होते, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग और दिफा करने में बहुत फर्क है। और नैब के माशाल्लाह जो तर्जुमान है, जो उनका मीडिया सेल है, वो काफी इफेक्टिव है, नैब के चेयरमैन काफी इफेक्टिव है अपने इदारे का दिफा करने। जिस तरह अभी महमूद खान जो चीफ मिनिस्टर है उसने कहा मुझे तो क्लीन चिट मिल गई मालम जबा केस में, मुझे अब दोबारा नहीं बुलाएंगे। कैसे नैब ने फौरन आके दिफा किया कि नहीं ये गलत बयान? देखिए उसमें चीज ये है कि हुकूमत को, देखिए हुकूमत का जो रोल इस सूरत में होता है, अगर जो है जिनके केसेस हैं पॉलिटिकल लीडर्स के, वो अगर क्रिटिसाइज करते हैं, जो कि कर रहे हैं, नैब पे मुख्तलिफ किस्म के इल्ज़ामात लगाते हैं, नैब को, गवर्नमेंट को और मिलिट्री को इकट्ठा कर देते हैं कि ये सब मिल के काम कर रहे हैं, ऐसी सूरत में मेरा ख्याल है कि हुकूमत डिफेंड तो करेगी, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी एहतियात की ज़रूरत है। उनको ये एम्फसाइज करना ज़रूरी है कि ये अदारा ऑटोनमस अदारा है, इंडिपेंडेंट अदारा है जो अपनी मर्जी से काम करता है और हुकूमत के मातहत नहीं है। और हुकूमत जो है, हुकूमत सिर्फ उनको एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट प्रोवाइड करती है, जो कि हुकूमत का एक बुनियादी फ़र्ज़ है। और अपोजिशन का जो ये बयानबाजी है कि ये जो नैब है उनसे इनजस्टिस कर रही है, ये गलत है, इस हद तक तो करें, लेकिन स्टेटमेंट में ये इंप्रेशन नहीं देना चाहिए कि गालबन ये हुकूमत जो है वो अकाउंटेबिलिटी कर रही है। अकाउंटेबिलिटी नैब या अदालतें कर रही हैं तो और ये काम उन्हीं के पास रहना चाहिए। जिस पर भी मुश्किल पड़ती है उसको ना अदालतों पे एतमाद रहता है ना नैब पर। गुजारिश ये है कि जब इल्ज़ाम ही ये लगाया जा रहा हो कि जो भी नैब कर रही है वो इमरान खान और हुकूमत के कहने पर, जो भी FIA कर रही है वो इमरान खान और हुकूमत के कहने पर। जी हारिस नवाज साहब, आप क्या कहेंगे इस नुक्ते पर? बिल्कुल, इसको ऐसे इल्ज़ाम को चैलेंज करना चाहिए। देखें
देखें, बेसिकली बात यह है कि बिल्कुल डॉक्टर हसन अख्तरी साहब बात सही कर रहे हैं कि जो भी, पहले तो ये कहना चाहिए कि तमाम केसेस जो हैं वो पहली गवर्नमेंट के हैं, हमारे इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। नंबर 2, नैब इज ऑटोनमस है, नैब का अपना एक इंडिपेंडेंट सेटअप है, वो इन केसेस को डील कर रहे हैं एंड वी हैव गॉट नथिंग टू डू विद इट। हमारा सिर्फ रोल ये है कि हमने उनको फैसिलिटेट करना है, उनको सपोर्ट करना है, और जहाँ पर भी उनको हुकूमत की, फेडरल गवर्नमेंट की ज़रूरत है, हम सपोर्ट करेंगे। इंडिविजुअल केसेस जो होते हैं, जैसे उनके अपने कोई मिनिस्टर की बातें हैं, वो मिनिस्टर शुड कम एंड डिफेंड देमसेल्फ के जी हमारे केसेस हैं, और दे कैन से कि जी परवेज़ खटक साहब का केस नैब में चल रहा है, वो अपनी प्रोसीजर के मुताबिक पे चल रहा है। एज एंड वैन जहाँ पर अवेलेबल होंगे हमारे मिनिस्टर अवेलेबल होंगे, और जो नैब फैसला करेगी वो फेडरल गवर्नमेंट को और उन मिनिस्टर्स को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ऐसी बातें कीजिए, अगर ये कह देना कि जी अब कल फलां के खिलाफ एक्शन हो जाएगा, परसों इसके खिलाफ एक्शन हो जाएगा, ऐसी चीज़ें इंप्रेशन ना दें जिससे ये पता चले कि पता चले। इरशाद साहब, शहबाज शरीफ पीएससी के जब चेयरमैन बन जाएंगे तो वो चेयरमैन नैब को भी बुला सकते हैं। तो अब जिन लोगों का नाम अगर खाली इंक्वायरी की बेस पर ईसीएल में डाल रहे हैं, तो आप हुकूमत के जो वज़रा हैं उनके नाम क्यों नहीं डालते ईसीएल पर? नहीं, देखिए, ये तो हुकूमत का अपना काम है, इसमें तो नैब का कोई अमल दखल नहीं है। हुकूमत का कोई आदमी मफरूर हुआ है, ये इनको तो मफरूर हो चुके हैं। इतने लोग, इसाक डार मफरूर है, हसन मफरूर है, हुसैन मफरूर है, जरदारी साहब यहाँ मौजूद है, बिलावल भुट्टो यहाँ मौजूद है, सिंध चीफ मिनिस्टर यहाँ मौजूद है, मफरूर है। इतने लोग मफरूर हो चुके हैं, तो इसकी वजह से डर ये है कि ये भी फरार हो जाएंगे। ये इसलिए डाला जाता है ना, जिन लोगों के मफरूर होने का अंदेशा हो, जिन लोगों के, देखिए भाग गया तो आप वापस भी नहीं ला सकते हो, गुजारिश है, ये तो फिर भी पाकिस्तानी है, इनका पासपोर्ट कैंसिल हो सकता है। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि जो मफरूर होंगे, जिस ग्रुप के लोग होंगे, उन्हीं को ईसीएल पर डाला जाएगा, या जो असरअंदाज हो रहे होंगे। अगर ये साबित हो कि महमूद खान जो है वो असरअंदाज हो रहा है नैब पर, तो उनका नाम भी डालना चाहिए, उनको बल्कि गिरफ्तार करके अंदर करना चाहिए। लेकिन अगर ये पता चले कि कोई फलां मुल्ज़िम जो है वो धमकियां दे रहा है गवाहों को, या वो असरअंदाज हो रहा है तफ्तीश पर, तो फिर जाहिर बात है उनको अंदर भी डालना पड़ेगा, ईसीएल पे भी डालना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। जहेज खोरी करो, जहेज एक लानत, क्या है ये कैंपेन, कौन है इसके जिम्मेदारान, इसी पर बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। आजकल आप सोशल मीडिया पर एक कैंपेन देख रहे होंगे कि हाथ पे एक छोटा सा स्टैंप लगी है, उस पर लिखा हुआ है जहेजखोरी बंद करो। लेकिन एंडोर्स भी इस कैंपेन को वो लोग कर रहे हैं जो अपनी शादियों पर लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए का खर्चा करते हैं, और शादी के फंक्शन 3 दिनों पे नहीं बल्कि महीने महीने पर हमें दिखाई देते हैं। महंगे महंगे कपड़े पहने जाते हैं, डीजे डांस सब कुछ हो रहा है। और जहेज का हम शुरू से सुनते आ रहे हैं कि जहेज एक लानत है, लेकिन फिर भी ये प्रैक्टिस होती है। तो अब सवाल यह है कि इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, जिम्मेदारी किस पर हम आयद करेंगे। हारिस नवाज साहब, सबसे पहले आप बताइएगा, आपको क्या लगता है कौन है इसका जिम्मेदार? मुआशरा, रियासत, एलीट क्लास, वालिदैन, कौन? देखें, इसमें आई विल ब्लेम एवरीवन कि एक तो स्टेटस कॉन्शियस हमारी सोसाइटी बहुत ज़्यादा हो गई है, और दे वांट टू शो कि बहुत ज़्यादा हमारे पास पैसे आने, वी कैन स्पेंड मोर मनी, और उसमें डिफरेंट फंक्शंस और बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर्स किए जाते हैं। लेकिन अगर सोसाइटी को देखें, सोशो इकोनॉमिक कंडीशन को देखें, तो इट इज़ वेरी एम्बैरेसिंग। पर्टिकुलरली हमारी तकरीबन 85 to 90% लोग गरीब हैं, मिडिल क्लास और उससे लोअर मिडिल क्लास में हैं। उनके लिए कॉज लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। इसलिए ये हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को आई थिंक इनका मोर रोल इसमें आ जाता है, जो आके ये इन चीज़ों को इंश्योर करें, और टॉप के जो बिज़नेस कम्युनिटी है उनको भी ये बताया जाए कि ये बजाय इसके कि आप इतना पैसा इस पर खर्च करते हैं, ये गरीब लोगों की शादियों में इस्तेमाल करें। उन बच्चियों को जिनका कोई वाली वारिस नहीं है, ऑर्फन्स हैं, विडोज़ हैं, उनके बच्चे हैं, वहाँ पर पैसा स्पेंड करना चाहिए। दिस नीड्स लॉट ऑफ एजुकेशन, और ये एजुकेशन आपको यूनिवर्सिटी स्कूल में चाहिए, बच्चों और बच्चियों को भी पता हो। आई थिंक अगर हम ये एक कॉन्शियसनेस उसमें ले आएंगे, उनको सबको बता देंगे, तो काफ़ी हद तक हमारे ये मसाइल भी ख़त्म होंगे। और एक जो जेलसी, फिर उसके बाद जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एहसास कमतरी होता है बच्चों में, बच्चियों में, छोटे बच्चों को नहीं पता कि उनके माँ बाप पे पैसा नहीं है,
बजाय इसके कि वो देखते हैं कितना खर्च किया जा रहा है, कैसे अरेंजमेंट की जा रही है। ये भी एक बहुत बड़ी एंग्जाइटी की वजह जिससे और ऑफेंसेस भी बढ़ जाते हैं। तो ये ओवरऑल हमारी सोसाइटी को अंडरस्टैंड करना चाहिए, जिसमें गवर्नमेंट, पेरेंट्स और इवन स्टूडेंट्स और असातिज़ा जो बच्चों को एजुकेट करते हैं, सबका कलेक्टिव रोल है, जिसकी वजह से ये बेहतर हालात हो सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, आपका क्या टेक है? आपको क्या लगता है कौन रिस्पॉन्सिबल है? देखिए, शादी के फंक्शंस जो हैं, जहेज़, ढोल की, फिर उसके बाद मेहंदी, फिर शादी, फिर वलीमा, बहुत ज़्यादा खर्च होता है। इसकी बुनियादी वजह हमें ये नज़र आती है कि पाकिस्तान के अंदर जो डिस्पैरिटी है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बहुत से लोगों के पास पैसा है और बहुत ज़्यादा पैसा आया है, और वो फिर उसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए इस ओकेजन को इस्तेमाल करते हैं, और इस ओकेजन को पॉलिटिकल लिंक्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। आप सियासतदानों की शादियां देखें ना, उस पर अगर वलीमा हो रहा है या शादी का रिसेप्शन है, तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, पूरी इलाके की कैबिनेट, सारी पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप और बिजनेस सबका, तो ये जो तरीका, ये इस ताल्लुकात बनाने के लिए भी है, किसी को ओब्लाइज करने के लिए भी है, और उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए भी है, क्योंकि आपने उनकी शादियां में अटेंड की हैं, लिहाजा आप अपनी तरफ से उनको खाना खिला रहे हैं। तो इसके लिए मैं समझता हूं दो चीज़ों की ज़रूरत है। एक तो ये है कि इसके लिए लॉ की भी ज़रूरत होती है कंटेन करने के लिए, लेकिन लॉ से ज़्यादा ज़रूरत यह है कि माशरे के अंदर एक कॉन्शियसनेस आप डेवलप करें, एक एहसास डेवलप करें कि इस तरह जो खर्चा बहुत ज़्यादा किया जाता है उसके अब मनफी असरात क्या होते हैं। हमारे यहाँ जो बिजनेस है शादी घरों की, वो इतनी एक्सपेंड कर गई है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस भी अब जो हैं शादी घरों की एक सीरीज खड़ी कर देते हैं और उनमें शादियां हो रही होती हैं। बिल्कुल। इरशाद साहब, आप क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है कौन है रिस्पॉन्सिबल? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि जहेज़ जो है वो लानत नहीं है, एक सुन्नत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हमने उसको जहमत बना दिया है। हुज़ूर सल्लल्लाहु ने ख़ुद हज़रत फ़ातिमा ज़हरा को जहेज़ दिया। उसमें जो बुनियादी चीज़ है वो ये है कि एक बाप अपनी बच्ची को अपनी खुशी से अपने वसाइल के मुताबिक अगर कुछ दे दिला रहा है तो इसमें कोई कबाहत नहीं है। हमारे यहाँ एक हिंदुआना मुआशरे की जो एक पैरवी है, जाहिलाना किस्म की मुसाबकत है और दिखावे का एक कल्चर है, इसने इसको एक अज़ाब बना दिया है, मुसीबत बना दिया है। अब हालत ये है कि एक शादी का कार्ड जितने पैसों में छप रहा होता है, उतने पैसों में कई गरीब बच्चों की शादियां हो सकती हैं, लेकिन हम बिल्कुल सोचने के लिए नहीं होते कि इतना पैसा कार्ड पर ज़ाया करने की क्या ज़रूरत है। एक मेहंदी की रस्म या ढोलकी की रस्म पर जितने अखराजात आ रहे होते हैं, उस पर 10 बच्चों की शादियां हो सकती हैं। तो हमारे अंदर जो इमरान खान ने एक बात कही थी कि जी रहम का मादा पैदा करें, हमारे मुआशरे में रहम का मादा ख़त्म हो गया है। हम जो जुल्म किसी भी सूरत में हो उसको पसंद करते हैं। मैं अप्रिशिएट करूँगा दो लोगों को। एक तो एहसन ज़फ़र साहब ने एक शादी की थी अपने बच्चों की, 84 की या 85 की बात है, और उन्होंने असराने पे असर यानी असराने पे लोगों को बुलाया, सैंडविच थे, चाय थी, और उस पर वो शादी होगी। एक मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जब अपनी साहबजादी की शादी की तो वो वज़ीर आज़म थे उस वक्त, वो चाहते तो बहुत बड़ी शादी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपने फैमिली के लोग जो थे वो, अब हमें ये भी मालूम नहीं 100 लोग थे, 50 थे, 200 थे, 500 थे, लेकिन किसी बाहर के आदमी को उसमें मदऊ नहीं किया, और बड़े करीबी दोस्तों से, बुज़ुर्गों से उन्होंने माजत की, जी हम आपको नहीं बुला रहे। तो ये कल्चर हम क्यों नहीं इख्तियार कर सकते? जहेज़ एक्ट ज़ियाउल हक़ के दौर में वजूद में आया था, आज तक उस पर अमल नहीं हुआ। अब इसमें माशरे में अवेयरनेस पैदा करने की ज़रूरत है, और ख़ास तौर पर इसमें अहम किरदार जो है मैं समझता हूँ ख़वातीन का है। मालूम नहीं बाकी जो पार्टिसिपेंट हैं इससे इत्तेफाक करें या न करें, लेकिन बेशतर घरों में ये ख़वातीन होती हैं जो कहती हैं ये भी रस्म ज़रूर करनी है, ये रस्म भी करनी है, लोग क्या कहेंगे। इससे अगर हम छुटकारा हासिल कर लें कि लोग क्या कहेंगे, सारा मर्दों की जेब से ही जाता है ना, खर्चा हो रहा करते हैं, मर्द भी बराबर के शरीक हैं, वो ना माने ये बात, लेकिन ख़वातीन अगर ये तहैया कर लें कि जी ना हम अपनी बेटी के हवाले से इस तरह फजूल खर्ची करेंगे, ना हम अपने बेटे की जब शादी करनी होगी जहेज़ का मुतालबा करेंगे, तो बहुत सारा इसमें मसला हल हो सकता है। फिर जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान बच्चे और बच्चियां हैं, उनको अब असर्टिव किरदार अदा करना चाहिए, उनको इनकार करना चाहिए,
बिल्कुल, ख्याल तालीम और का एहसास क्या होना फ़ायदा चाहिए है कि अगर वालिदैन वो ने जो भी पैसा उसी कमाया वो ऐसे जाहलाना उड़ाया किस्म नहीं के जा रसूम का सकता। शिकार हो जाते हैं। वो कहें अपने वालिदैन से कि जनाब मेरी शादी पर ये नहीं होगा, ये बिल्कुल। रसूम हम नहीं होने देंगे। अगर ये बच्चे और बच्चियां जो तालीम याफ्ता हैं ये फैसला कर लें और इर्द गिर्द नज़र लेकिन दौड़ाएं इरशाद कि साहब, अगर कितनी तालीम शादियाँ, याफ्ता शो ऑफ कितनी नहीं करेंगे तो बच्चियाँ जिएंगे इसलिए कैसे? बैठी हो रही हैं कि उनके वालिदैन के पास यानी बच्चा या बच्ची है, वलीमे के या शादी के बारात को खाना खिलाने के पैसे नहीं हैं, कपड़े बनाने के पैसे नहीं हैं, और वो बेचारे बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तो क्या वो हमारा मुआशरा उसका ज़िम्मेदार नहीं है? वो अहले मोहल्ला ज़िम्मेदार नहीं है? हम लोग ज़िम्मेदार नहीं हैं जो खाते पीते हैं? तो अगर मुआशरे के अंदर रहम का और गरीब परवरी का और हमसायों के हकूक़ का एहसास बेदार हो जाए तो इस पर काबू बिल्कुल पा सकते हैं। एहसास जगाने की जरूरत है। मसरूर शाह साहब, आपका क्या टेक है? एक्ट तो बना, जहेज एक्ट तो बना, लेकिन इस पर अब तक अमल दरामद नहीं हो सका। क्या फिर से हमें इसको रिव्यू करने की जरूरत है? जी, दो बातें देखें, ऐसे जो समाजी मसाइल होते हैं उसमें कानून साजी कभी इतनी इफेक्टिव हो ही नहीं सकती जब तक माशरा अपने तौर पर अंदर से इस चीज़ को बुरा ना समझे। अब बात जिस तरह भी हमारे बाकी पैनलिस्ट ने की बिल्कुल सही है कि जब तक आप इसको ग्लैमराइज होता रहेगा ये जहेज देना, बड़ी शादी करना, तब तक छोटा आदमी इसको फॉलो करेगा, उसकी मजबूरी है, चाहे जेब उसकी इजाज़त दे कि ना दे। अब अगर हुकूमत के जो बड़े बड़े ओहदेदार हैं, आपके सेलिब्रिटीज़ हैं, आपके मूवी स्टार्स हैं, जब तक उनके बच्चों की शादियां बड़ी बड़ी होंगी, बड़े बड़े जहेज दिए जाएंगे, छोटे लोग उसको कॉपी करेंगे, चाहे उनकी जेब इजाज़त दे के ना दे। एक तो ये कि आपने अपने जो रोल मॉडल्स है सोसाइटी के, वो सियासतदान भी हो सकता है, वो कोई फिल्म स्टार भी हो सकता है, वो मीडिया के लोग भी हो सकते हैं। जब वो बड़ी मिसालें, दो मिसालें अभी इरशाद साहब ने दी हैं, जब वो देंगे लोग फिर इसको सोसाइटी कबूल करेगी। दूसरी बात, शादियों के एस्पेक्ट से एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, हमारे माशरे में इंटरटेनमेंट, हंसी मजाक की वैसे बहुत फुकदान हो गया है। अब ये कुछ दहशतगर्दी की वजह से, कुछ हमारे 1980 में जो ज़िया-उल-हक ने सो कॉल्ड इस्लामाइजेशन लाए, जो खुशी के पल थे हमारी सोसाइटी में, उसका वैसे ही बहुत फुकदान है। शादी में एक देखता हूँ ऐसी चीज़ें जहाँ माशरा मिलता है, फैमिलीज मिलते हैं, हंसी खुशी होती है, नाच गाना होता है, एक एंटरटेनमेंट का जरिया भी है। इसको ज़रा सा पॉजिटिव एंगल भी देखें। आप जहेज मत दें, लेकिन शादी जैसे त्यौहार जो है, जो हमारी सोसाइटी में एक मिल बैठने का बहाना है, उसको भी इसकी आड़ में हम कहीं ख़त्म ना कर दें। इस तरह के और अच्छे पॉजिटिव एंगल से ऐसे त्यौहार मनाने चाहिए, और ताकि सोसाइटी में पॉजिटिविटी आए, लोग पॉजिटिव सोचने। लेकिन हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पे जब भी इस किस्म की कोई कैंपेन आती है तो उसके ओपोनेंट भी सामने आ जाते हैं। जैसे कि जहेजखोरी बंद करो की ये कैंपेन अगर खवातीन चला रही हैं तो मर्द कहते हैं हमारा स्टेटस देखना बंद करो। तो डॉक्टर हसन, अब कहाँ बैठेगी ये बात? आखिर ये डिबेट को कहीं किसी पॉइंट पर तो खत्म करना है। नहीं, देखे, बात यह है कि ये कोई नहीं कह रहा कि आप जो है जब लड़की को रुखसत करते हैं उनको कोई ज़रूरी सामान ना दें या जो है जहेज ना दें। सवाल ये है कि एक लिमिट के अंदर होना चाहिए, एक ऐसा रैशनल तरीके से आप ये फैसले करें। शादी पे या वलीमे पे आप इनवाइट करते हैं, लेकिन ये तो नहीं है ना कि आप 5-5 हज़ार लोगों को आप इनवाइट करें। महदूद लोग, आपके फैमिली के लोग जो करीब इमीडिएट आपके दोस्त हैं, उनको तो आप इनवाइट करें और उसमें सादगी का सिलसिला जो है वो सामने रखें, तब तो ठीक है। जब आप लिमिट्स क्रॉस करते हैं और इसको एक बिजनेस के तौर पे, यानी बिजनेस से मुराद मेरी ये है कि आप दूसरे लोगों को इनवाइट करते हैं अपनी अमारत दिखाने के लिए, अपनी शान दिखाने के लिए, तो उससे आप माशरे के अंदर एक एहसास कमतरी भी पैदा करते हैं उन लोगों में जो बेचारे ये अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसलिए मेरा ख्याल ये है कि हमें माशरे के अंदर ये तालीम देनी चाहिए, ये एहसास दिलवाना चाहिए कि चीज़ें हों, लिमिट्स के अंदर रहते हुए होनी चाहिए। बाकी रहा, अगर कोई शख्स अपने बेटे को या बेटी को मदद करना चाहता है, उनको कोई चीज़ें देना चाहता है, वो तो सारी ज़िंदगी ही वालिदैन अपने बच्चों को शादी के बाद मदद करते रहते हैं, वो सिलसिला चलता है। लेकिन ये जो उसका डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट है, इसको किसी तरीके से हमें कंटेन करना चाहिए। ये चाइना में मैंने देखा, चीन में कैंपेन भी है। कुछ कपल्स जो यंग एजुकेटेड लोग हैं, उन्होंने शादी बड़ी नहीं की, मस्जिद में जाके की, और लोगों को कहा कि जो आप हमें तोहफे तहफ़ देते हैं वो एक खास चैरिटी, एक खास ट्रस्ट को कहा कि इसको दे दें हमारी तरफ से।
और अपना शादी का खर्चा भी बचा के जो उन्होंने शादी पे खर्चना था वो एक खैराती इदारे को दिया, जिसकी वजह से उसने पूरा एक स्कूल खड़ा कर दिया नया। अब वो कहते हैं कि हम अपनी शादी की जब सालगिरह होती है वो जाके स्कूल को देखते हैं तो हमें एक अंदर से खुशी मिलती है कि हमने शादी का खर्चा बचा के कितना नेक काम किया है। इस तरह बहुत सारे चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। आप अस्पताल को डोनेट कर सकते हैं और उससे आपकी एक एसोसिएशन हो जाएगी और उसमें आपकी जो शादीशुदा जिंदगी है उसमें अल्लाह बरकत भी डालेगा। चाइना में हमने देखा जी, कम्युनिटी जो है वो बंदोबस्त करती है, दोनों तरफ के मेहमानों को बुलाया जाता है, वही कार्ड जारी करते हैं, वही खाने का बंदोबस्त करते हैं, वही थोड़े छोटे मोटे तहफ़ देते हैं और उनको रुखसत कर देते हैं। तो इस तरह का कल्चर भी हम कर सकते हैं। इज्तिमाई शादियों का बाज़ इदारे कर रहे हैं, वो बड़ी अच्छी बात है। बहरहाल हमें फजूल खर्ची जो है वो इसराफ है, उस पर काबू पाना पड़ेगा। उसकी वजह से कई गरीब घराने की बच्चियां जो हैं वो बैठी रह जाते हैं। कई गरीब घराने वालदैन जो हैं ख़ुदकुशी पर मजबूर हो जाते हैं कि उनके पास वसाइल नहीं होते। तो इसलिए रहम का मादा हम पैदा करें और दूसरों के बारे में तो मस्जिद में निकाह का कॉन्सेप्ट है, इससे आसान तरीका इस्लाम में बेहतरीन चीज़ है कि दे दिया गया शादी करने का। शाम को असर में नमाज के बाद आप वहाँ पे निकाह कर लें, छोटा सा वलीमा। लेकिन परेशानी की बात है एलीट क्लास ने मॉस्क को भी एक ट्रेंड बना दिया है और वो भी एक लग्जरी तरफ है। अब तो ये हो गया है कि पाकिस्तान से यहाँ से लोग जाते हैं हरम में शादी करने के लिए, जहाज़ों पर लेके जा रहे हैं। यानी वो रसूल का। इरशाद साहब, प्रोग्राम का वक्त हो गया ख़त्म और कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।